नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप भारत 24 पर द रुबिका लियाकत शो देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान का 77वां स्वतंत्रता दिवस है और इसकी आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। आज आजादी की इस संध्या पर हम आपके लिए क्या तैयारी करके लाए हैं, एक झलक देख लीजिए और उसके बाद शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लाल किले से 24 का ऐलान किया पीएम ने, बात उसकी। शुक्रिया करना है कश्मीर को, तहे दिल से शुक्रिया करना है और विकास के वो 10 पॉइंट आपके सामने रखने हैं जिसको आप दुनिया के सामने रखकर फख्र से ये कह सकते हैं कि मैं हिंदुस्तान का वासी हूं और मेरा हिंदुस्तान आजादी में महिलाओं का कैसे उस समय योगदान रहा था, उन सब की बात आज आपके सामने रखने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं द रुबिका लियाकत शो। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया। इसके बाद पीएम मोदी पोडियम पर पहुंचे, देश को संबोधित करना शुरू किया। पूरे 90 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनर्जी लेवल पीक पर रहा, उच्चतम स्तर पर रहा। प्रियजनों, मेरे परिवारजनों, मैं आप में से आता हूं, मैं आपके बीच से निकला हूं, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है तो आपके लिए आता है। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं, मैं आपके संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके, आपका एक सेवक बन करके, आपके साथ जुड़े रहने का, आपके साथ जीने का, आपके लिए जूझने का मैं संकल्प लेकर के चला हुआ इंसान हूं। और मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ है। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये देश के मुखिया है, चुने हुए मुखिया है और इसीलिए लाल किले की प्राचीर से जो परंपरा हमारे आज़ादी के बाद से शुरू हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो शुरू हुई है, वो निर्वाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज में आज एक खनक दिख रही थी, एक मैसेज दिख रहा था। आज पीएम मोदी ने अपने परिवार को संबोधित किया है, अपने वोटर्स को संबोधित नहीं किया है या जो उनको नापसंद करते हैं उनको संबोधित नहीं किया है। उन्होंने परिवारजनों इस शब्द का बार बार उपयोग किया है। परिवार शब्द सुनकर शायद आप हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया। पीएम ने कहा कि वो हिंदुस्तान के परिवार के एक सदस्य हैं। सुनिए आप। मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। परिवारवाद की बात बीजेपी अक्सर करती है, तमाम विपक्षी पार्टियों पर परिवार को आगे बढ़ाने के आरोप लगाती है। पहले समझ लीजिए कि परिवारवाद है क्या और ये किस किस पॉलिटिकल पार्टी में फैला हुआ है। राजनीति में परिवारवाद का मतलब है एक पार्टी पर एक ही परिवार का कब्जा। इस परिवार में नाना, दादा,
पिता, बेटा, भाई, भतीजा जैसे लोगों का कब्जा होता है पार्टी पर। मसलन देश के पहले पीएम बने कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी कांग्रेस से भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा के निधन के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को सत्ता मिली और राजीव गांधी के निधन के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रहे और अब सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका वाड्रा कांग्रेस महासचिव है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करूं तो 1992 में मुलायम सिंह ने पार्टी की स्थापना की, 3 बार यूपी के सीएम बने, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने। मुलायम के भाई शिवपाल यादव, अखिलेश और मुलायम, ये जो तीनों हैं वो तीनों अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं और खासकर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के भाई राम गोपाल यादव अभी राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं, जबकि मुलायम सिंह की बहू और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव लोकसभा सांसद है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी पार्टी बनाई, बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी सीएम बनी। अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं, जबकि उनके भाई तेज प्रताप यादव बिहार में मंत्री है। लालू की बेटी मीसा भारती राज्यसभा सांसद रह चुकी है। ये परिवारवाद के कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे थे। ये लिस्ट हिंदुस्तान में बहुत लंबी है। जैसे बीएसपी में मायावती के बाद उनके भतीजे पार्टी में प्रमुखता से उभर रहे हैं। टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी में एक्टिव हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि परिवार का पार्टी और सत्ता पर कब्जा है और पीएम मोदी ने इन परिवारों को ही जो है हमेशा आड़े हाथों लिया है, कटघरे में खड़ा किया है और इसी परिवारवाद को तोड़ने का फॉर्मूला परिवार जन शब्द का इस्तेमाल करके निकाला है। आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती, और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सुना आपने, स्वतंत्रता दिवस की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक दलों को साफ संदेश दे दिया, परिवारवाद पर पूरी तरीके से चोट करते हुए नजर आए और बार बार जो उनके ऊपर ये कटाक्ष किया जाता है कि जो शख्स परिवार का है ही नहीं वो क्या जाने परिवार का सुख क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन तमाम लोगों को जवाब दे दिया। कैसे? उन्होंने 140 करोड़ की आबादी को अपना परिवार बना दिया। उन्होंने बार बार परिवार जन का, यानी आप वो लोग जो मेरे परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं, बार बार 90 मिनट के इस भाषण में उन्होंने जिक्र किया और ये संदेश दे दिया कि मेरा परिवार 4 लोगों का, 4 सदस्यों का नहीं, मेरा परिवार तो 140 करोड़ की आबादी का है। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने लाल किले से फिर हमला बोला, परिवार जन शब्द को बार बार इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने 90 मिनट के भाषण में 51 बार परिवार जन शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि 7 बार परिवारवाद शब्द का जिक्र किया। देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया, विपक्ष पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने, याद कीजिए, कहा था कि जिनके परिवार नहीं वो ही परिवार की बात कर सकते हैं, वो ही परिवारवाद की बात कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने, जैसा मैंने आपको बताया, 140 करोड़ लोगों को कैसे अपना परिवार बताकर करारा जवाब दे दिया। बीजेपी के चक्कर में मत आइए। बीजेपी वाले कभी परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते, क्योंकि खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो किसी भी परिवार वाले का दुख नहीं समझ। अगर मैं पसीना भी बहाता हूं
तो आपके लिए बहा था, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दायित्व दिया है, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूं, मैं आपके सपनों को चूर चूर होते नहीं देख सकता हूं। देश की राजनीति पर 20 बड़े पॉलिटिकल परिवारों का कब्जा रहा है। इन्हीं परिवारों के इर्द गिर्द राजनीति घूमती है। आज भी ये 20 बड़े पॉलिटिकल परिवार राजनीति में हावी है। राजनीतिक परिवारों की अगर बात करूं तो फिलहाल हरियाणा में चौटाला परिवार का एक हिस्सा एनडीए में है, यूपी में सोनेलाल पटेल के परिवार का एक हिस्सा एनडीए का मेंबर है, राजभर परिवार भी एनडीए में शामिल है, बिहार में एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, बाकी 16 पार्टियां या तो विपक्ष में है या फिर खुद को तटस्थ कहती है। इसी परिवारवाद पर पीएम मोदी ने फिर करारी चोट की है। पीएम ने आज मणिपुर हिंसा से ही अपने भाषण की शुरुआत भी की और यह भी साफ कर दिया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब एक बार नहीं बल्कि बार बार वो तथ्यों के आधार और तथ्यों की धार के साथ देंगे। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांति से इस हल का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास रही है, करती रहेगी। आप समझ रहे हैं ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण शुरू किया, उसके कुछ ही पलों में मणिपुर का वो उल्लेख करते हैं, यानी वो ये बता देते हैं कि जब जो चाहेगा तभी उसका जवाब दिया जाए या तभी उसके बारे में बात की जाए, ये नहीं होगा। मणिपुर में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, एक देश के मुखिया के नाते ये कर्तव्य है मेरा कि मैं देश की जनता से मुखातिब होकर इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर, इस बहुत ही महत्वपूर्ण जगह से देश तक मणिपुर के हालात के बारे में और जो हो चला है उसके बारे में बताऊं। और पीएम ने ये किया। ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग पीएम की तरफ से थी, कोई और मुद्दा नहीं। पहले उन्होंने मणिपुर का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने 24 साल बाद का एजेंडा इसी लाल किले की प्राचीर से सेट किया। मानेंगे आप, 77वें स्वतंत्रता दिवस पर सेट कर दिया उन्होंने आने वाले कई सालों का प्लान। पीएम ने यह ऐलान कर दिया कि 100वें स्वतंत्रता दिवस पर हिंदुस्तान विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा। पीएम ने आज देश को 1000 साल का विजन दिया। 90 मिनट का भाषण और 1000 साल का विजन। अगले 5 साल में देश किस दिशा में बढ़ेगा, यह भी पीएम ने आज जनता के सामने, देश के सामने रखा। देश आजादी के 100 साल मनाएगा। उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा, विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है।
मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की भाव भंगिमा किसी विजेता के समान दिख रही थी। पीएम ने जोधपुरी बांधनी पगड़ी सर पे पहनी हुई थी। राजस्थान के वोटर्स को भी सीधा संदेश दिया था कि आप सर आंखों पर है। किराए के मकान में रहने वाले हर परिवार तक सस्ती दवाई पहुंचाने का संकल्प उन्होंने लिया। पीएम ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति पर कैसे तंज कसा, वो भी देखिए। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। तो मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है, वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। आज पीएम मोदी के भाषण को किसी राजनीतिक चश्मे से देखना ठीक नहीं होगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर कोई आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को राजनीतिक तौर पर तोलने और आंकने की कोशिश करेगा। पीएम ने देश का भविष्य बताया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि प्रधानमंत्री आज जो आपको नजर आ रहे हैं, कल इस जगह कोई और इस पायदान पर खड़ा हो सकता है, लेकिन जो देश की नीति है और जो देश के लिए सपना देखा है, वो सपना तो किसी भी पार्टी का यही होना चाहिए कि 2047 तक विकसित भारत का तिरंगा लहराना है। मानेंगे ना ये बात? तो फिर क्या ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि इसे तौला जाए राजनीतिक तराजू पर? कांग्रेस ने आज राजनीतिक भाषा ही कही है। अगर मैं ईमानदारी से आपके सामने अपनी बात रखूं तो कांग्रेस अध्यक्ष भले ही लाल किले पर ना पहुंचे हो, लेकिन राजनीतिक बयान देने में उन्होंने देरी नहीं की। मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है, और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत
हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया है और मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कुर्सी रिजर्व थी उनके लिए वो खाली थी। इसीलिए खाली थी, बाद में कांग्रेस ने बताया कि हमें तो अपने ऑफिस में ध्वजारोहण करना था। ये पर्व हमारे लिए भी बेइंतहा महत्वपूर्ण है, कांग्रेस की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि तबीयत भी ख़राब है, आंखों में भी परेशानी है और अगर ऐसा वहाँ पर मैं पहुँच जाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए, तो वहाँ के रूट इतने भयंकर तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिए जाते हैं कि मैं दोबारा कांग्रेस दफ्तर नहीं पहुंच पाता। ये वो सारी बातें हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से रखी गई, लेकिन हर कोई ये समझ रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगर वहां पर नहीं गए तो उसके पीछे की वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं बार तिरंगा फहराने का ऐलान करते हैं उसी प्राचीर से। 24 की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी, ये भी संदेश उन्होंने दे दिया और वोटरों को भी 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। पीएम ने ऐलान किया कि अगले स्वतंत्रता दिवस पर भी वो ही लाल किले की प्राचीर पर खड़े होंगे। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप देख रहे हैं, इस बॉडी लैंग्वेज को आप समझ रहे हैं, ये वो आत्मविश्वास है जो ये बताता है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे चुनेंगे या मौका देंगे तो मैं अगली बार आऊंगा। वो इस बात पर यकीन जाहिर कर चुके हैं, ये उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अगली बार जब आऊंगा, यानी वो कॉन्फिडेंट है 2024 के लिए। पीएम ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डाइवर्सिटी को भारत की कैसे ताकत बताया, 10 साल का हिसाब किताब कैसे सामने रखा, हर गांव को अमीर बनाने का कैसे संकल्प दिखाया और भ्रष्टाचार की रुकावट को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का आह्वान भी किया। सुनिए। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने देश के भविष्य के लिए युवा ताकत का आह्वान किया, 30 साल से कम उम्र के युवाओं का आह्वान किया। एक कविता पढ़ी जिसमें कहा, चुनो चुनौती, और ये काम उन्होंने किसके जिम्मे सौंपा? युवाओं के। भविष्य निर्माण के लिए मंत्र दिया। प्रधानमंत्री का विजन क्लियर है,
उन्हें पता है कि देश कैसे आगे बढ़ेगा और इसीलिए वो कह रहे हैं दुनिया ढल रही है और हमारी उम्र जो है वो कम होती चली जा रही है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है। और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। ये तथ्य है कि पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रिफॉर्म्स हुए हैं, फिर चाहे वो गरीबों के जनधन खाते खुलवाना हो या फिर बिजनेस के कानूनों को कम करना हो। सरकार की परफॉर्मेंस, देश में हो रहा विकास दिख रहा है, बता रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें सब दुरुस्त हो गई है, बहुत कुछ होना बाकी है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन उदाहरण है, लेकिन देश को विकसित बनाना अगर मिशन है तो बहुत काम बाकी है। हर हाथ तक रोजगार, हर हाथ तक काम पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर देश से गरीबी को जड़ से खत्म करना है तो इस विजन को जारी रखना होगा और ये विजन है भारत को अमेरिका और फ्रांस जैसे अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करने के लिए। वो विजन जो हर एक परिवार को संतुष्टि के उस पायदान पर ला खड़ा करे। और हम यही इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कर रहे हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, देश के मुखिया के तौर पर, उस नीति को आगे बढ़ाया जाए। अब आगे बढ़ेंगे और आज की कुछ बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर से शुरुआत, ये हमें फख्र से हमारा सीना चौड़ा करने की वो मौका देती है। ये तस्वीर हमें जोश और जुनून से भर देती है। अब आप कहेंगे कि आज़ादी का दिन है तो देश भर में ऐसा माहौल तो होगा ही ना, लोग खुशी के तरानों के साथ शान से तिरंगा लहराएंगे ही ना। इसमें क्या अलग बात है भाई? अलग बात है। ध्यान से देखिए, अच्छे से देख लीजिए और गैस कीजिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं। कश्मीर की। ये कश्मीर के उरी सेक्टर की तस्वीर है, जहां एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ भारत है। इस बॉर्डर एरिया में आम कश्मीरी बच्चों ने शान से तिरंगा फहराया। हर बच्चे के हाथ में तिरंगा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आप देखिए, ये क्या लिखा है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां पाकिस्तान का झंडा है, उर्दू में लिखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। नीचे वाला इसलिए क्योंकि झाड़ियां हैं, मैं शुरुआती नहीं पढ़ पा रही हूं, लेकिन ये उधर पाकिस्तान की तरफ और दूसरी तरफ हमारा मुल्क, जो हर धर्म, हर वर्ग, हर जाति, हर मजहब के लिए एक ही बात कहता है, बढ़े चलो। वसुधैव कुटुंबकम में हिंदुस्तान यकीन रखता है। ये तस्वीर आज इसलिए खास है क्योंकि इस एक तस्वीर से कश्मीर में आज़ादी के जश्न की पूरी कहानी पता चल जाती है। आज जम्मू कश्मीर से आज़ादी के जश्न की जो तस्वीरें आई, उसे देखकर कोई भी प्रसन्न हो सकता है, आपको भी गर्व होगा। एक नज़र में लगेगा कि ये तो मुंबई है कि दिल्ली है कि बिहार है कि उत्तर प्रदेश की कोई तस्वीर है, लेकिन आज़ादी के जश्न में डूबे लोगों की ये तस्वीर कश्मीर की है, श्रीनगर की है, पुलवामा की है, अनंतनाग की है। हर गांव, हर शहर आज आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था। जो कश्मीरी वहाँ रहते थे और अब वहाँ नहीं रहते हैं, उन्होंने जब आज उस ज़मीन पर लौटकर ये तस्वीरें देखी
तो वो खुद को रोक नहीं पाए ये कहने से कि मैं बार बार अपनी आंखों को मल रहा हूं या मल रही हूं ये देखने के लिए कि क्या ये वाकई कश्मीर में हो रहा है। पुलवामा की तस्वीर, सैकड़ों की संख्या में युवा, महिलाएं, सबके सब आजादी के जश्न में सराबोर है। आज के दिन मैं और पूरा हिंदुस्तान कश्मीर को बाअदब थैंक यू कहना चाहते हैं। थैंक यू इसलिए नहीं कि आपने तिरंगे को लेकर शान से फहराया, थैंक यू इसलिए कि आपने पूरी दुनिया को बताया कि आप तिरंगे से कितनी मोहब्बत करते हैं। जब कश्मीर के नन्हे नन्हे बच्चों के साथ ये तिरंगा ऐसे हवा में लहराता नजर आता है तो मुस्तकबिल साफ दिखाई देता है। पूरा देश उमंग से भर जाता है क्योंकि इस कश्मीर को कुछ मुट्ठी भर लोग भारत विरोधी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन हाथों में जबरदस्ती पत्थर थमा रहे थे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन आज कश्मीर ने खुद इन लोगों को जवाब दे दिया है और इसीलिए आपको सलाम है कश्मीर, आपके जज्बे को सलाम है, आपके ईमानदारी से इस उठाए गए कदम को सलाम है। कश्मीरी लोगों की देशभक्ति पर अब कोई सवाल नहीं उठा सकता क्योंकि जितना हम भारतीय होने पर फख्र करते हैं, आम कश्मीरी भी इस मुल्क से उतनी ही मोहब्बत आज करते हुए नजर आ रहा है। और इसीलिए भारत 24 की तरफ से पूरे कश्मीर को एक बार फिर से थैंक यू, शुक्रिया, खुशामदीद। इसी तस्वीर के साथ अब आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की आज 77वीं वर्षगांठ है। पूरा भारत जश्न में डूबा हुआ है। देश के हर कोने से देशभक्ति का जज्बा बढ़ाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। आज़ादी के 77वें साल में जिन उपलब्धियों ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है उनको भी आज याद करना ज़रूरी है। ये वो उपलब्धियां हैं जो आप फख्र से अपने स्लीव्स पर पहन सकते हैं। 3.4 लाख करोड़ डॉलर, इतनी ही जीडीपी के साथ दुनिया की हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2028 में जर्मनी और साल 2075 में अमेरिका को पीछे छोड़ देगी। भारत के रुपए से दुनिया के 13 देशों में व्यापार को मान्यता मिल गई है और इसी साल तक 30 देशों से रुपए में व्यापार होने की संभावना है। दुनिया भर में किए गए सभी रियल टाइम पेमेंट का 46% भारत में हुआ है। हमारे बाद ब्राजील और चीन। भारतीय शेयर बाजार ने इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स 67,619 अंक की ऊंचाई पर पहुंच गया है। इस साल भी भारत दूध उत्पादन में पहले नंबर पर रहा। वैश्विक दूध उत्पादन में 23% का योगदान देता है। हमारे बाद आता है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान और ब्राजील का नंबर। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर तक हुआ करती थी, जो 2023 में लगभग 1,44,000 से ज्यादा हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 हुआ करती थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई है ना अपने आप में ये उपलब्धि। 1948, 62, 65 जहां भारत को अन्न विदेशों से मंगवाना पड़ता था, अब भारत दुनिया का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक बनकर खड़ा हो गया है। 2022 और 23 में भारत का फूड प्रोडक्शन 330.53 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, रैपसीड, सरसों और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। इस साल एक और गर्व का काम हुआ है। संसद में अंग्रेजों के कानून हटाकर नए कानून का निर्माण होने लगा है। तैयार हो गया है रास्ता। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 स्थापित होगी। इस साल का सबसे बड़ा मिशन जिसने सारे देश को गर्व की अनुभूति करवाई, 2023 में भारत का मिशन चंद्रयान लॉन्च हुआ। कुछ ही दिनों में चांद पर उतरेगा चंद्रयान और सारी दुनिया को भारत का लोहा मनाने के लिए मजबूर कर देगा। ये वो 10 फख्र करने वाले पल हैं, फैक्ट्स हैं, जिनको आपको याद रखना चाहिए आज के दिन। और अब बात ये मेरा हिंदुस्तान है कि आज पूरा देश स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहा है।
लेकिन ये भी तो स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनके बारे में आप में से कितने लोग जानते हैं? इन चेहरों को आपने कभी देखा है? और अगर देखा है तो आपके जहन में इनके नाम और इनका काम ताज़ा है? मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर यहां पर भगत सिंह जी की मैं फोटो लगाऊं तो आप पहचान जाएंगे, राजगुरु की फोटो लगाऊं तो पहचान जाएंगे, महात्मा गांधी की फोटो लगाऊं तो आप जान जाएंगे। लेकिन इनमें से किसी एक भी महिला का नाम आपसे पूछूं तो क्या आप पहचान पाएंगे? नहीं, क्योंकि इतिहास में इनको प्रमुखता से वो जगह नहीं मिली। जबकि चाहे अहिंसक तरीका हो आंदोलन लड़ने का या करने का, या हथियारों के दम पर हो, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति इन महिलाओं ने पूरी शिद्दत से लड़ी और की है। कुछ तस्वीरें आपके सामने मैंने रख दी है और मैं अभी भी जानती हूं आप इनमें से कोई एक नाम नहीं बता पाए होंगे। एक आध हो सकता है क्योंकि आपने एनसीईआरटी की कोई किताब में पढ़ लिया होगा तो ध्यान सा होगा। इन महिलाओं में सबसे पहले दुर्गा भाभी का नाम आता है। उनका पूरा नाम था दुर्गावती देवी। वो क्रांतिकारियों की मदद करने वाली आयरन लेडी थी। बॉम्ब बनाना जानती थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने जिस पिस्टल से खुद को शहीद कर दिया था वो उनको दुर्गा भाभी ने दी थी। 1928 में सैंडर्स की हत्या के बाद जब अंग्रेज शहीद भगत सिंह को जोर शोर से तलाश रहे थे तो अंग्रेजों को चकमा देने के लिए भगत सिंह की पत्नी बनी थी। वो नाटक किया था। मियाँ बीवी बनकर दोनों ने अंग्रेजों के घेरे से सुरक्षित बाहर निकलना, उसमें वो सक्सेसफुल हुए थे। उन्होंने भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों की जमानत के लिए अपने गहने तक बेच लिए थे। दुर्गा भाभी के अलावा एक और दुर्गा हुआ करती, दुर्गा देवी देशमुख, जो अहिंसक आंदोलन की सिपाही थी। वो केवल 12 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में कूद गई थी। वो आंध्र की निवासी थी, लेकिन हिंदी माध्यम के स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल उन्होंने खोले और उनकी प्रेरणा से आंध्र की हजारों महिलाएं आज़ादी की लड़ाई में शरीक हुई और जेल गई। बंगाल की मातंगिनी हाजरा, वो इतनी बड़ी गांधीवादी महिला थी कि लोग उनको प्यार से बूढ़ी गांधी कहते थे। वो बेहद गरीब थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब अंग्रेज मारकाट मचा रहे थे तो वो आंदोलनकारियों के आगे आगे चलती थी। बंगाल के तमलुक में अंग्रेजों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन मरते दम तक बूढ़ी गांधी ने वंदे मातरम का नारा कहना बंद नहीं किया और तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। जब वो शहीद हुई थी ना, तब उनकी उम्र थी 72 साल। मातंगिनी हाजरा। आबादी बानो बेगम, बानो बी के नाम से भी जानते थे, आबादी बी के नाम से भी जानते थे, पहली महिला मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके 2 बेटों का नाम था मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, जो अली ब्रदर्स के नाम से मशहूर हुए। वो एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू जैसे नेताओं के साथ महिलाओं के बीच भाषण दिया करती थी। और फिर हजारा बेगम, वो आज़ादी की सिपाही थी, लंदन में पढ़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंग्रेजी सरकार की खूब पोल खोला करती थी और क्या खूब लड़ी थी। बिहार के पटना की तारकेश्वरी सिन्हा भी फायर ब्रांड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। केवल 16 साल की थी जब उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। और आखिर में एक और नाम बताना ज़रूरी है, अरुणा आसफ अली का। जब गांधी जी समेत सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए गए तब उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया और मुंबई के आज़ाद मैदान में तिरंगा लहराया। इसीलिए 77वें स्वतंत्रता दिवस पर इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना ज़रूरी है। अगर ये ना होती तो यकीन मानिए आज़ादी की लड़ाई आसान ना हो पाती। इसीलिए इनको भी हमारा नमन है। द रूबिका लियाकत शो में आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।